Come alive, come alive. You're in the Pepsi generation. In April of 1989, Pepsi came into possession of 3 warships, a few oil tankers, and 17 submarines. अगर आज के डेट में आपसे कोई कहता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी एक टाइम पर इतनी बड़ी हो जाती है कि उस कंपनी की नेवी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवी बन जाती है, तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज बन जाती होगी। लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे अगर आपसे कोई कहे कि आपके फेवरेट स्नैक्स कुरकुरे, लेस चिप्स और पेप्सी बनाने वाली कंपनी के पास भी एक टाइम पर दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी थी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पेप्सी कोला यूएसएसआर में बिकने वाला पहला अमेरिकन प्रोडक्ट बना, कैसे पेप्सिको ने कुछ ही समय के अंदर दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी बना ली, और क्या इस पेप्सी कोला की सो कॉल्ड नेवी को नेवी कहना ठीक होगा। कहानी की शुरुआत 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ कैरोलिना के शहर न्यू बर्न में होती है, जहां एक अमेरिकन फार्मासिस्ट अपनी ही ड्रग स्टोर में एक ड्रिंक का इन्वेंशन करते हैं। ये ड्रिंक डाइजेशन इंप्रूव करने का और एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है। शुरुआती दिनों में इस ड्रिंक को ब्रैड्स ड्रिंक के नाम से जाना जाता है और कुछ ही समय बाद इस ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया जाता है। धीरे धीरे ये ड्रिंक बहुत पॉपुलर हो जाती है लोगों के बीच में और 1950 तक पेप्सी एक बड़ी कंपनी बनकर उभरती है। और जिस टाइम पर पेप्सी एक बड़ी कंपनी बनकर उभरती है उस टाइम तक यानी 1950 के आसपास तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका होता है और दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी होती है। एक तरफ कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का झंडा लिए खड़ा होता है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का झंडा उठाए यूएसए। इसी समय में यूएसएसआर में भी कई बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की डेथ हो जाती है और 1955 में एक इंटरनल पावर स्ट्रगल के बाद निकिता क्रुश्चेव सबसे बड़े लीडर बनकर उभरते हैं। और निकिता क्रुश्चेव का विजन अपने प्रेडिसेसर से काफ़ी अलग होता है। वो ऐसे रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जो असल में सिटीजन्स की ज़िंदगी पर असर डाले और उनकी लाइफस्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाए। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के 14-14 घंटे काम कराने वाले गुलाग सिस्टम ऑफ लेबर कैंप्स को ख़त्म करते हैं और कंट्री के बॉर्डर्स खोलते हैं ताकि उनके सिटीजन्स बाहर की दुनिया देख पाए। क्रुश्चेव की लिबरल पॉलिसीज़ का अल्टीमेट एक्सप्रेशन माना जाता है उनका यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये डिसाइड करना कि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे की कंट्रीज़ में एक कल्चरल एग्जीबिशन होस्ट करेंगे अपनी कंट्रीज़ का, और फिर दोनों कंट्रीज़ मिलकर एक दूसरे के कल्चर का एग्जीबिशन होस्ट करती हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में। सबसे पहले यूएसए होस्ट करता है यूएसएसआर का एग्जीबिशन यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में, जहां सोवियट्स अपने अचीवमेंट्स को शोकेस करते हैं कई सारे फील्ड्स में, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, एरोस्पेस और स्पेस। और इसके बाद बारी आती है अमेरिका की, जो अपना कल्चरल एग्जीबिशन शोकेस करता है मॉस्को में। अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ता है इस एग्जीबिशन को बहुत इम्प्रेसिव बनाने में, और अमेरिकन यहाँ पर शोकेस करते हैं अमेरिकन आर्ट, फैशन, कार, कैपिटलिज्म, मॉडल होम्स, फ्यूचरिस्टिक किचन और मॉडर्न टीवी सेट जैसी चीज़ों को। और नतीजा होता है कि 6 वीक लंबे इस एग्जीबिशन को 30 लाख लोग अटेंड करते हैं। यूएसए का इस एग्जीबिशन के पीछे मोटिव था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के फ़ायदे शोकेस करना और यूएसएसआर के मार्केट को अमेरिकन कंपनीज़ के लिए ओपन करवाना। और ऐसा करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ 450 कंपनीज़ ने इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया और इन्हीं 450 कंपनीज़ में से एक थी पेप्सी। इसी एग्जीबिशन के पहले दिन एग्जीबिशन में शोकेस किए गए एक मॉडल किचन में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और यूएसएसआर के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की एक बहस में उलझ जाते हैं, और इसी बहस को द इनफेमस किचन डिबेट कहा जाता है। इसी हीटेड डिबेट के बाद क्रुश्चेव और निक्सन एक रिफ्रेशमेंट बूथ में जाते हैं, जहां उन्हें पेप्सी के इंटरनेशनल डिवीज़न के हेड डोनाल्ड कैंडल खुद ही पेप्सी सर्व करते हैं। कई लोगों को ये ड्रिंक पसंद नहीं आती है और वो कहते हैं कि ये शू वैक्स की तरह स्मेल कर रही है, लेकिन क्रुश्चेव डोनाल्ड कैंडल से कहते हैं कि कभी उन्हें मॉस्को में बनी पेप्सी पीनी चाहिए, वो यूएसए में बनी पेप्सी से बेहतर होगी। क्रुश्चेव के स्टेटमेंट से साफ हो गया था कि उन्हें पेप्सी काफ़ी पसंद आई थी और उनके हाथ में पेप्सी की फ़ोटो अगले ही दिन हर जगह दिखने लगी, जिसकी वजह से पेप्सी सोवियत संघ के आम लोगों के बीच में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। और इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही पेप्सी के लिए यूएसएसआर के दरवाजे खुल गए। लेकिन इस डील में एक प्रॉब्लम ये थी कि सोवियत रूबल्स की यूएसएसआर के बाहर कोई वैल्यू नहीं थी, और डोनाल्ड कैंडल ने इसका सल्यूशन निकाला कि हर बॉटल पेप्सी के रिटर्न में उन्हें उतनी ही क्वांटिटी का स्टोलिचनाया वोडका दिया जाए। 1972 में तब तक पेप्सी के चेयरमैन बन चुके डोनाल्ड कैंडल फाइनली एक डील स्ट्राइक कर पाए यूएसएसआर के साथ,
जिसकी वजह से वो पहली अमेरिकन कंपनी या कई लोगों के हिसाब से पेप्सी कोला यूएसएसआर के मार्केट में एंटर करने वाला पहला कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट बना। और लेट 1980s आते आते पेप्सी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी यूएसएसआर में, और सोवियत संघ के लोग लगभग 100 करोड़ सर्विंग कंज्यूम कर रहे थे पेप्सी की ऑन एन एवरेज पर ईयर। और इतना ही नहीं, पेप्सी इतनी पॉपुलर हो गई थी यूएसएसआर में कि वो 1988 में पहला वेस्टर्न ब्रांड बनी जिसने सोवियत संघ की टीवी पर ऐड रन किया। लेकिन जैसे जैसे पेप्सी की सेल्स बढ़ी, पेप्सी का सामना एक बड़ी प्रॉब्लम से हुआ। वो प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने वोडका का आखिर करेंगे क्या, जिसकी वजह से डोनाल्ड कैंडल को एक डिफरेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज फिगर आउट करना पड़ा। और 1989 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो पेप्सी के एक्सचेंज में उस अमाउंट की सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स लेंगे। और इसी की वजह से उन्हें 17 डीकमीशन्ड डीजल सबमरीन्स, एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर और एक क्रूज़र दी गई। आप ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवी थी, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सच नहीं होगा, क्योंकि पेप्सी ने इन सारी सबमरीन्स और शिप्स को एक्सचेंज में लिया था ताकि वो इन्हें स्क्रैप में बेचकर पैसा बना सके। लेकिन पेप्सी की ये प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं, और कुछ ही समय बाद यानी 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से पेप्सी को बहुत सारे लॉसेस हुए। ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।